आज हम हमारे इंग्लिश के किताब की 5वीं नज़म 5वीं पोएम 2.5 फादर रिटर्निंग होम, इस नज़म के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच या जो पोइटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं उनकी स्टडी करेंगे। इस नज़म की पहली लाइन देखिए, माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। दूसरी लाइन देखिए इस नज़म की, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। इसमें गौर से देखिए तो यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है। देखिए स्टैंडिंग, स्टैंडिंग इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है और साइलेंट इस अल्फाज की शुरुआत भी कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। अगली लाइन देखिए, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीन आइज। तो यहाँ पर देखिए फिर से कॉन्सोनेंट साउंड स 2 बार रिपीट हुआ है। वो कैसे क्या? देखिए सबर्ब्स इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है और स्लाइड इस अल्फाज की शुरुआत भी जो है कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स जो है 2 बार रिपीट हुआ है अल्फाज की शुरुआत में, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए अगली लाइन, हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। देखिए ये जो लाइन है मैं और एक बार पढ़ता हूँ, हिज शर्ट and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart। तो इसमें देखिए सबसे पहले इस लाइन के अंदर जो है एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए कैसे क्या है, यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड स जो है, कॉन्सोनेंट साउंड स जो है रिपीट हुआ है। वो कैसा क्या? देखिए सॉगी, सॉगी इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। स्टैंड इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है और स्टफ्ड इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड स 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। और देखिए इस लाइन के अंदर जो है क्लाइमेक्स का भी इस्तेमाल किया गया। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स का मतलब हमें मालूम है, क्लाइमेक्स किसे कहते हैं? क्लाइमेक्स में क्या होता है? क्लाइमेक्स के अंदर जो वर्ड्स है या जो आइडियाज़ है, वर्ड्स है या फिर आइडियाज़ है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में जो है अरेंज किया जाता है। यानी जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो आइडियाज़ होते हैं उनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अरेंज किया जाता है या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। यानी जो वर्ड्स है या फिर जो आइडियाज़ है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज किया जाता है या फिर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज किया जाता है। तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस किसे कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस उसे कहते हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है, उसके बाद मोर इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है और सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्लाइमेक्स किस तरीके से, देखिए गौर से, पहले इम्पोर्टेंट बात क्या बताई गई है? देखिए हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद मोर इम्पोर्टेंट बात क्या बताई गई है? हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विथ मड, ये क्या है? मोर इम्पोर्टेंट बात है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या बताई गई? देखिए हिज बैग स्टफ्ड विथ
बुक्स इज़ फॉलिंग अपार्ट। इसका मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है लास्ट में बताई गई है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कब बताई गई है? सबसे लास्ट में बताई गई है। तो यहाँ पर जो है जो वर्ड्स है या जो आइडियाज़ है उनको कैसा अरेंज किया गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज किया गया है या फिर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज किया गया है। और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस का मतलब हमने अभी देखे कि पहले इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद मोर इम्पोर्टेंट बात और फिर उसके सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। तो यहाँ पर इस तरीके से ये अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखिए मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ, हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंट बात क्या है? हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विथ मड, ये मोर इम्पॉर्टेंट बात है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या बताई है सबसे लास्ट में? हिज बैग स्टैंड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये क्लाइमैक्स है। उसके बाद देखिए अगली लाइन, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड ह, कॉन्सोनेंट साउंड ह दो बार रिपीट है। वो कैसे? कि देखिए होमवर्ड, होमवर्ड, होमवर्ड इस अल्फाज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है और ह्यूमिड इस अल्फाज की भी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड ह दो बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए अगली लाइन, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वालिद साहब जब जो है ट्रेन से उतरते हैं, वालिद साहब जब लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और लोकल ट्रेन से जब उतरते हैं तो उनके उस ट्रेन से उतरने को, उनके उस ट्रेन के उतरने को किससे कंपेयर किया गया है? डायरेक्टली उनके ट्रेन से उतरने को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? डायरेक्टली ऐसा कंपेयर किया गया है कि मानो कोई अल्फाज, एक कोई वर्ड जो है किस में से नीचे गिर रहा है? एक लंबे जुमले में से नीचे गिर रहा है। तो मतलब उनके ट्रेन से उतरने को, उनके ट्रेन से उतरने को जो है डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? एक अल्फाज के, एक अल्फाज के जो है बड़े जुमले के अंदर से गिरने से कंपेयर किया गया है। कि ऐसा माना गया है कि जब वो यानी जब वालिद साहब जब ट्रेन से उतर रहे हैं, जब वालिद साहब जब ट्रेन से उतरते हैं तो उनके उस ट्रेन के उतरने से, यानी वालिद साहब जब ट्रेन से नीचे उतर रहे, वालिद साहब जब लोकल ट्रेन से नीचे उतर रहे तो उनके लोकल ट्रेन से जब वो नीचे उतरते हैं तो उनके नीचे जो उतरने का जो प्रोसेस है, नीचे उतरने का जो प्रोसेस है उसको डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? कि वो नीचे उतरने के प्रोसेस को ऐसा माना गया है कि मान लो कि कोई एक अल्फाज है, कोई एक अल्फाज है जो एक बहुत बड़े जुमले में से नीचे गिर रहा है। मतलब ऐसा बताया गया है कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, वालिद साहब की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा बताया गया है यहाँ पर इनडायरेक्टली। तो उनके उतरने को जो है डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? कि अल्फाज, कोई एक अल्फाज जो है एक किसी बड़े सेंटेंस से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है? लाइक का इस्तेमाल किया गया है। और हमें ये मालूम है कि जब कंपैरिजन करने के लिए, जब कंपैरिजन करने के लिए लाइक, एज, सो इसमें से कोई एक अल्फाज अगर इस्तेमाल किया जाता है जुमले के अंदर तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और जहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को या उस पोइटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। तो यहाँ पर सिमिली किस तरीके से देखिए कि वालिद साहब जो ट्रेन से उतर रहे हैं, वालिद साहब जो लोकल ट्रेन से उतर रहे हैं तो उनके लोकल ट्रेन से, वालिद साहब जब लोकल ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं तो उनके नीचे उतरने के प्रोसेस को डायरेक्टली, डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? डायरेक्टली किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? डायरेक्टली उस चीज़ से कंपेयर किया गया है कि मान लो कि कोई एक अल्फाज, कोई एक अल्फाज बड़े जुमले में से नीचे गिर रहा है। मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए कि वालिद साहब,
वालिद साहब लोकल ट्रेन से जब नीचे उतर रहे हैं, वालिद साहब जब लोकल ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं तो उनके इस नीचे उतरने के प्रोसेस को डायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? डायरेक्टली उससे कंपेयर किया गया है कि मान लो कि कोई एक अल्फाज बड़े जुमले में से नीचे गिर रहा है, तो उनके उस नीचे उतरने को क्या माना गया है? उनके नीचे उतरने को ऐसा माना गया है कि मान लो कोई एक छोटा सा अल्फाज किसी बड़े जुमले में से नीचे गिर रहा है, तो ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। और डायरेक्ट कंपैरिजन करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? लाइक ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है? सिमिली है। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अलिट्रेशन है क्योंकि ही की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है, हरीज की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड ह से हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड ह 2 बार रिपीट हुआ है तो अलिट्रेशन है। साथ में देखिए यहाँ पर ग्रे ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, ग्रे। तो ग्रे जो ये जो अल्फाज है, ये जो है इनडायरेक्टली इसका कंपैरिजन किससे किया गया है? ओल्ड एज से किया गया, वालिद साहब के बुढ़ापे से किया गया। ग्रे ये अल्फाज क्या बता रहा है? ग्रे ये अल्फाज वालिद साहब का बुढ़ापा बता रहा है, वालिद साहब का ओल्ड एज बता रहा है। तो ये कैसा बता रहा है? इनडायरेक्टली बता रहा है। ग्रे ये जो अल्फाज है वालिद साहब का क्या बता रहा है? वालिद साहब का बुढ़ापा बता रहा है, वालिद साहब का ओल्ड एज बता रहा है। तो ग्रे ये जो अल्फाज है ये वालिद साहब का बुढ़ापा या ओल्ड एज बता रहा है, लेकिन कैसा बता रहा है? डायरेक्टली बता रहा है क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं बता रहा। तो कैसा बता रहा है? इनडायरेक्टली बता रहा है। तो इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है ग्रे इस अल्फाज को इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? वालिद साहब के ओल्ड एज से कंपेयर किया गया है, वालिद साहब के बुढ़ापे से कंपेयर किया गया है। इसलिए ये क्या है? मेटाफर है। ये क्या है? मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन कैसा है? यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो हमें ये हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, तो जहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है लाइक एज सो इन अल्फाजों का इस्तेमाल करके, तो वो क्या होता है? सिमिली होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? लाइक एज सो, इसमें से कोई एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट कंपैरिजन में क्या किया जाता है? डायरेक्ट कंपैरिजन में लाइक एज सो इसमें से कोई एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। और डायरेक्ट कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। और जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, दो मुख्तलिफ जानदार या बेजान चीज़ों के अंदर जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। तो ग्रे ये जो अल्फाज है इसको जो है इनडायरेक्टली किससे कंपेयर किया गया है? वालिद साहब के ओल्ड एज से कंपेयर किया गया है, वालिद साहब के बुढ़ापे से कंपेयर किया गया है। इसलिए ये क्या है? मेटाफर है। अगली लाइन देखिए, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। देखिए, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट बात बताई गई है। यहाँ पर अपोजिट बात बताई गई है। वो कैसे कि देखिए, गौर से अगर देखें तो ये बताया गया है कि वालिद साहब के जो चप्पल थे वो बिल्कुल जो है उसको क्या लगा हुआ था? कीचड़ लगा हुआ था। स्टिकी मतलब कीचड़ लगा हुआ था, बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ था। वालिद साहब के चप्पल्स को क्या लगा हुआ था? बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ था। लेकिन बहुत सारा कीचड़ लगने के बावजूद भी वो कैसे चल रहे थे? तेज़ी से चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? हरीज का मतलब क्या? तेज़ी से। हरीज का मतलब तेज़ी से। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट बात बताई गई है। एक स्टिकी मतलब जो है चप्पल को जो है क्या लगा हुआ था? बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ था, तो स्टिकी हो गए थे। चप्पल कैसे हो गए थे? स्टिकी हो गए थे। लेकिन फिर भी वो कैसे चल रहे थे? हरीज तेज़ी से चल रहे थे। तो यहाँ पर दो अपोजिट आइडियाज़ बताए गए हैं, एक है स्टिकी और एक है हरीज। तो ये दो अपोजिट आइडियाज़ या दो अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये क्या है? एंटीथेसिस है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एंटीथेसिस है। और एंटीथेसिस क्यों है? देखिए, और एक रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है जुमले के कितने हिस्से बनाए गए? 2 हिस्से बनाए गए, 2 पैरेलल स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस की कितने पैरेलल स्ट्रक्चर है? 2। देखिए, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड, ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। और दूसरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है? बट ही हरीज
ऑनवर्ड बट ही हरीज ऑनवर्ड। तो यहाँ पर देखिए ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है और ये दूसरा पैरेलल स्ट्रक्चर है। तो ये दो पैरेलल स्ट्रक्चर में कौन से दो अपोजिट वर्ड आए हैं? पहला है स्टिकी, ये एक अपोजिट वर्ड है, और दूसरा है हरीज। तो यहाँ दो अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं दो पैरेलल स्ट्रक्चर में, तो ये क्या है? एंटीथेसिस है। इसके बाद देखिए होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर गौर से अगर देखें हम तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कैसे कि देखिए कॉन्सोनेंट साउंड स दो बार रिपीट हुआ है, ये सी की शुरुआत स से हो रही है और स्टेल की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड स से हो रही है, तो ये एलिट्रेशन तो है। साथ में ये क्या है? ये है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स भी है यहाँ पर, यानी होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स का मतलब अभी देखे हमने कुछ सेकंड पहले कि क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है। क्लाइमैक्स में क्या होता है? क्लाइमैक्स में क्या होता है कि जो वर्ड्स है या जो आइडियाज़ है उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस किससे कहते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है, उसके बाद मोर इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है और सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर पहले देखिए, पहले बात बताई, क्या बात बताई गई यहाँ पर? आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है ईटिंग स्टेल चपाती, ये मोर इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात बताई गई है लास्ट में? देखिए रीडिंग अ बुक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट में बताई गई है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये जो है क्लाइमैक्स है। ये क्या है? क्लाइमैक्स है। इसी जो है सेंटेंस के अंदर और एक फिगर ऑफ स्पीच है, खास तौर पे ये स्टेल चपाती के अंदर। ये स्टेल चपाती के अंदर और एक फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए स्टेल चपाती। अब चपाती का जो ताल्लुक है, चपाती का ताल्लुक किससे है? हमारे फूड से है। चपाती का ताल्लुक किससे है? फूड से है। तो चपाती क्या है? चपाती एक आइटम है, हमारे फूड का एक आइटम है। चपाती हमारे फूड का एक आइटम है। तो चपाती जो है हमारे फूड को रिप्रेजेंट कर रही है। चपाती एक क्या है? पार्ट है। चपाती हमारे फूड का क्या है? एक पार्ट है। चपाती हमारे फूड का क्या है? एक पार्ट है। तो चपाती जो है हमारे फूड का एक पार्ट है। तो चपाती किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पूरे फूड को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए जब कोई पार्ट, ध्यान से सुनिए, जब कोई पार्ट पूरे कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है, जब कोई पार्ट पूरे कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है, जब कोई पार्ट पूरे कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब कोई हिस्सा कंप्लीट की नुमाइंदगी करता है, जब कोई हिस्सा कंप्लीट की नुमाइंदगी करता है, या फिर कंप्लीट कोई हिस्से की नुमाइंदगी करता है, या फिर कंप्लीट हिस्से की नुमाइंदगी कर रहा है, या फिर कोई कंप्लीट चीज़ कोई हिस्से की नुमाइंदगी कर रही है, या फिर कोई हिस्सा जो है पूरे कंप्लीट चीज़ की अगर नुमाइंदगी कर रहा है, तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं साइनेक्डॉकी। क्या कहते हैं? साइनेक्डॉकी।